नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, एजेंडा जर्नलिज्म कर रहे भारतीय मीडिया को रिया चक्रवर्ती के बाद अब बीजेपी ने कंगना रनौत दे दी है और उसके बल पर मीडिया अब महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने में जुटा हुआ है। आज मीडिया वॉच में हम इसकी पड़ताल करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि टीआरपी की होड़ में रिपब्लिक टीवी का बाजी मारना किस तरह की पत्रकारिता की जीत या हार है। इसके अलावा आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सुरेश के चौहान के कार्यक्रम नौकरशाही जिहाद को मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने मीडिया इंडस्ट्री को किस तरह के संकेत देने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, ये बहुत साफ है कि हमारे मीडिया का, गोदी मीडिया का चोली दामन का साथ है केंद्र सरकार और बीजेपी के साथ। इसीलिए वो एजेंडा जर्नलिज्म पर उसका सबसे ज़्यादा जोर रहता है। जो भी एजेंडा सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उसके पास आता है, वो उसे लपक लेता है और उसके बल पर पूरी पत्रकारिता को आगे बढ़ाता है। अब देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी, विवादास्पद मौत हुई थी, उसको लेकर पहले कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे ही बिहार सरकार ने उस पर राजनीति करनी शुरू की, केंद्र सरकार भी उसमें शामिल हो गई, बीजेपी भी शामिल हो गई, बिहार चुनाव में वो मुद्दा भी बन गया। और इस तरह से आप देखें कि रिया चक्रवर्ती के मामले को हमारे मीडिया ने जमकर उछाला। मीडिया में तकरीबन 2-2.5 महीने से वही मुद्दा छाया रहा, क्योंकि इससे बीजेपी को मदद मिल रही थी। ये बीजेपी का एजेंडा था जिसको लेकर वो इतना उत्साहित था। ठीक है, इसमें टीआरपी भी आ रही थी, बाज़ार भी था, प्रॉफिट भी था, ये चीज़ें भी थीं, लेकिन मुख्य रूप से ये बीजेपी का एजेंडा था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाना था और बिहार चुनाव में उसको भुनाना था। अब ये तो मामला चलिए एक गैर राजनीतिक मसला था जिसको राजनीतिक शक्ल दी गई, लेकिन कंगना रनौत का मसला तो पहले दिन से ही विशुद्ध रूप से राजनीतिक था। बिल्कुल पहले दिन से स्पष्ट था कि कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रही हैं। जिस दिन उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस पर हमला किया था, उसके बाद जो रिएक्शन आया शिवसेना की तरफ से, उसके बाद उन्होंने एकदम से ब्लास्ट किया और पीओके से तुलना कर दी महाराष्ट्र की, मुंबई की, कि ये पीओके जैसा मुझे क्यों लग रहा है। और इस तरह से आप देखिए कि उनकी पूरी जो वोकैबुलरी थी, जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की, चाहे वो पीओके हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे अयोध्या का मसला उससे जोड़ा गया हो, तो ये पूरा एक जो बीजेपी की जो भाषा होती है और जो मुद्दे होते हैं, उनको कंगना रनौत ने उठाया और आगे बढ़ाया। तो ये शुरू से ही लग रहा था। और फिर जब अमित शाह गृह मंत्री ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दे दी, तो ये और भी स्पष्ट हो गया कि कंगना रनौत एक विशेष अभियान की तरफ के तहत बीजेपी के हमला कर रही हैं महाराष्ट्र सरकार पर। और ये जानते बूझते भी भारतीय मीडिया ने, गोदी मीडिया ने कंगना रनौत के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। शिवसेना पर हमले शुरू कर दिए, महाराष्ट्र सरकार पर हमले शुरू कर दिए। और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के निशाने पर है। उसी समय से जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाना तय किया था, तो उसी दिन से ये हमले चल रहे थे, सरकार को गिराने की साजिशें रची जा रही थी। लेकिन अब ये कंगना रनौत का इस्तेमाल भी इस तरह से किया गया। तो कंगना रनौत को इस तरह से पेश किया गया जैसे झांसी वाली रानी हूँ, एक बहुत ही बोल्ड महिला है जो शिवसेना की सरकार को बिल्कुल हेड ऑन ले रही हैं, उससे टकरा रही हैं, सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रही हैं। लेकिन जिस भाषा में वो बात कर रही थी, तू तड़ाक की भाषा में बात कर रही थी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को संबोधित कर रही थी कि तेरा घमंड टूट जाएगा वगैरह वगैरह, वो साफ दिख रहा था कि वो उकसाने वाली कार्रवाई है। और इसकी तो
लानत मलामत होनी चाहिए थी गोदी मीडिया में, पूरे मीडिया में, लेकिन गोदी मीडिया इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा था। वो शिवसेना पर जोर दे रहा था। उद्धव ठाकरे और राउत पर उसके हमले हो रहे थे। तो बहुत साफ लग रहा था कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत कंगना रनौत को शिवसेना सरकार के सामने खड़ा किया जा रहा है। उससे वो चीज़ें बुलवाई जा रही हैं जिससे शिवसेना उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया करे और जवाब में कुछ करने का मौका मिले बीजेपी को। लेकिन ये अभियान चलता रहता अगर शिवसेना ने एक मौके पर आकर अपने को रोक न लिया होता। हालांकि शिवसेना ने जो किया वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी कि बीएमसी के ज़रिए उनके घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करवा दी, जो कि ये टाइमिंग के हिसाब से साफ साफ लग रहा था कि ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है और इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे बचना चाहिए था। तो ये चूक महाराष्ट्र सरकार या कहें तो शिवसेना की तरफ से भी हुई, लेकिन इसको भी मीडिया ने इसे इस तरह से प्रस्तुत किया मानो शिवसेना जो कर रही है वो सारा गलत है और कंगना रनौत जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल सही ढंग से शिवसेना के टकरा रही हैं, शिवसेना से की बुराइयों को उजागर कर रही हैं। शिवसेना की बुराइयां कौन नहीं जानता। शिवसेना कोई दूध की धुली नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो उसका चरित्र इस तरह का है कि वो एक गुंडा पार्टी की तरह जन्मी है, आगे बढ़ी है, फली फूली है। अब थोड़ा सा उद्धव ठाकरे की वजह से उसका सभ्य चेहरा हमें देखने को मिल जाता है, अन्यथा वो उसके जो पूरे जो कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, वो हमेशा आक्रामक, उग्र, हिंसक और नफ़रत की भाषा में काम करते रहे हैं, राजनीति करते रहे हैं। तो ये जो पक्ष है ये इस घटना के बाद तो उभरा, लेकिन हम तो मीडिया की बात कर रहे हैं कि मीडिया कैसे एक सरकार की, एक पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहता है, उत्साहित रहता है, और उसने इस मामले में खुलकर ये काम किया। कंगना की पुरानी मोदी भक्ति है, उससे वो बेखबर नहीं था। बीजेपी की वो समय समय पर तारीफ़ करती रही हैं, ये भी हम सब जानते हैं। इसके बावजूद उनके बयानों को, और ख़ास तौर से पीओके वाला बयान तो बहुत ही भड़काऊ था। मुंबई को की तुलना पीओके से कर रही थी वो, तो ये बहुत भड़काऊ था और इस पर कंगना रनौत की आलोचना होनी चाहिए थी। कंगना रनौत पर मीडिया को पिल पड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि एजेंडा के तहत वो काम कर रहा था, इसलिए उसका निशाना कंगना रनौत नहीं, शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार थी। और उसने इस रोल को जो बीजेपी ने और सत्ताधारी पार्टी या सरकार ने उसको सौंपी थी, उसको, उस भूमिका को उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया और एक बार फिर साबित किया कि वो गोदी मीडिया है, एजेंडा सेटिंग का काम करने में लगा हुआ है, एजेंडा जर्नलिज्म कर रहा है। ट्रू जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, अच्छी और सच्ची पत्रकारिता, इससे उसका वास्ता नहीं रह गया है। टीवी न्यूज़ की इंडस्ट्री इन दिनों घबराई हुई है, बड़ी उथल पुथल मची हुई है, और ये कहना चाहिए कि एक भूकंप सा आया हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार रिपब्लिक टीवी जो 18 साल से नंबर 1 चैनल बना हुआ था, आज तक को पछाड़ते हुए काफ़ी आगे निकल गया है। 1-2% का मामला नहीं, 6-7% का मामला हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि अब आज तक कभी भी रिपब्लिक टीवी को पकड़ नहीं पाएगा, उसको पछाड़ नहीं पाएगा। तो इतने अंतर दोनों के बीच में हो गया है, और बाकी चैनल भी पीछे धकेल दिए गए हैं। तो रिपब्लिक टीवी ने जिस तरह से ये चमत्कारिक सफलता हासिल की है, उसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार रिपब्लिक टीवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसने जितने जमे जमाए पुराने धाकड़ चैनलों को ध्वस्त करके अपनी जो सफलता के झंडे गाड़ दिए। निश्चित रूप से रिपब्लिक टीवी जो 1.5 साल पहले आया है, उसने ये कमाल का काम किया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन रिपब्लिक टीवी की सफलता दरअसल उसके कंटेंट या उसकी क्वालिटी की सफलता नहीं है, बल्कि उसकी जो हेट कंटेंट है, जो घृणा और हिंसा और उत्तेजना और उन्माद से भरा कंटेंट है, उसकी कामयाबी है। वो लगातार इसी तरह से कामयाबी हासिल करता रहा है।
एक तो ये है, दूसरा ये कि अर्णब गोस्वामी की जो नाटकबाजी है, नौटंकी है और जो ड्रामा वो स्क्रीन पर करते हैं वो बिकाऊ है। और उसके मुकाबले जो दूसरे चैनल हैं, हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के दूसरे चैनल हैं, गोदी मीडिया के जो दूसरे चैनल हैं, वो भी कोई बहुत दूध के धुले हुए नहीं हैं, उनमें भी आपको उसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अर्णब गोस्वामी थोड़ा और ऊपर जाकर थोड़ा और लाउड हैं और ज़्यादा अटैकिंग है, एग्रेसिव हैं, जिसकी वजह से ये हमारे हिंदुस्तानी दर्शकों का जो दिमाग बन गया है वो इस तरह की नौटंकीबाजी को पसंद करने लगे हैं। ये जो टीआरपी है वो हमारे दरअसल इन चैनलों के चरित्र को ही नहीं बताती है, हमारे दर्शकों के चरित्र को भी बताती है कि इतने बड़े पैमाने पर दर्शक जो न्यूज़ चैनल को दिन रात कोसते रहते हैं वो उसी चैनल को देखते हैं जो सबसे घटिया है, जो सबसे बुरा चैनल है, जो सबसे ज़्यादा बुरे काम करता है जर्नलिज्म के नाम पर, देश को बांटने का, घृणा फैलाने का, हिंसा फैलाने का, लोगों को आपस में लड़ाई झगड़े करवाने का। इस काम में इस एजेंडे के साथ है और एक पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, पूरे तरह से पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से भरा हुआ है, जिसमें कोई भी रचनात्मक काम आपको नहीं दिख सकता है। इतने सारे झूठ उसमें होते हैं, इसके बावजूद दर्शक अगर इस तरह की कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, जिसे हम पत्रकारिता भी नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारे दर्शकों की मानसिकता का भी एक तरह से बैरोमीटर है। टीआरपी हमारे दर्शकों की भी है कि वो दर्शक इस तरह के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। इस तरह के कंटेंट को अगर पसंद कर रहे हैं तो बाकी चैनलों को भी आगे पीछे इसी तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा। इसी तरह की अब जो चीखने चिल्लाने वाले एंकर दूसरे चैनलों में हैं, उनसे बात नहीं बनेगी, उनसे भी ज़्यादा चीखने वाला, उनसे भी ज़्यादा नाटक करने वाला एंकर अब चैनलों को चाहिए होगा। और कंटेंट में भी उसी तरह की एग्रेशन चाहिए होगा, जिसमें झूठ से ज़्यादा लड़ाई झगड़े को, आपस में भिड़ाने की मानसिकता को बल मिलता हो। उस तरह के कंटेंट और उस तरह की प्रस्तुति, इस तरह के चैनलों का रूप अब आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, जिसका आप कह सकते हैं कि सुरेश के चौहान जिस अंदाज में सुदर्शन टीवी पर पत्रकारिता उनके लिए सही शब्द नहीं है, प्रचारकारिता करते हैं, वो उस तरह की कंटेंट का अब दिन आएगा जब उस तरह की नाटकीयता, हाथ में तलवार लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए एंकरिंग करेंगे, वो नौबत आ सकती है। तो ये जो टीआरपी की होड़ में रिपब्लिक टीवी ने झंडा गाड़ा है, दरअसल एक घटिया पत्रकारिता ने झंडा गाड़ा है। अच्छी पत्रकारिता का ये पराभव है, उसकी हार है। और ये भी है कि हमारे दर्शकों की मानसिकता और उनके देखने सुनने का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जो बहुत ही खतरे की बात है, क्योंकि एक तरह से चैनलों ने दर्शकों की मानसिकता को इतना दूषित कर दिया है कि वो अच्छा देखना, उनका स्वाद इतना गड़बड़ हो गया कि वो अच्छा खाना पीना देखना भी भूलते जा रहे हैं। उन्हें यही सब चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो ये बहुत बुरे संकेत हैं, हमारे टेलीविज़न न्यूज़ के लिए बहुत ही घटिया संकेत हैं कि पूरी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, टीआरपी ने उसे किस तरफ धकेल दिया है और सरकार के एजेंडे ने किस तरफ धकेल दिया है। और इस स्थिति में किस तरह के एंकर और किस तरह के कंटेंट प्रमुखता पा रहे हैं और सारे चैनलों पर हावी होता जा रहा है। ये अच्छी और नेक पत्रकारिता नहीं, ये लोकतंत्र विरोधी पत्रकारिता है, जन विरोधी पत्रकारिता है, समाज विरोधी पत्रकारिता है। और निश्चित रूप से इसका बढ़ना हमारे समाज के जो संकट हैं, हमारे समाज और राजनीति के जो संकट हैं, उसमें और भी एक बुरा संकेत उसके बारे में हमें देते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ केबल एक्ट 1995 है, जिसमें ये दिया गया है, प्रावधान किया गया है कि प्रोग्रामिंग कोड्स क्या होंगे, यानी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदेह हो। तो इनका वायलेशन करना, इनका उल्लंघन करना एक आपके संस्थान के खिलाफ जा सकता है, न्यूज़ चैनलों के लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं,
लेकिन हमारी सरकारें इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रही हैं। जब से ये 1994 में जब एक्ट बना था, तब से आज तक इस केबल एक्ट के तहत बहुत ही गिने चुने समय सरकारों ने कार्रवाई की है, और वो भी दिखावटी कार्रवाई की है। अगर उस केबल एक्ट पर ध्यान दिया जाता तो आज शायद मीडिया इंडस्ट्री की ये हालत न होती। हमेशा ढील दी गई। उसमें बहुत सारे नियम कायदे विज्ञापनों के बारे में भी हैं, और जो भी कंटेंट चैनल बनाते हैं उनके कोड्स दिए गए हैं, उनकी आचार संहिता बनाई गई है कि आप ऐसी सामग्री नहीं बनाएंगे जिससे समाज को, देश को, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता हो। लेकिन अब आप देखिए कि इसी देश में एक चैनल है सुदर्शन टीवी, और उसके एक मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं सुरेश के चौहान, जो नौकरशाही जिहाद जैसा कार्यक्रम बनाते हैं, उसका प्रोमो बनाते हैं जो इतना भड़काऊ, इतना हिंसक है, जो दूसरे समुदायों के प्रति जहर उगलने वाला है। और उस प्रोमो के आधार पर जब कोई कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उस पर रोक लगा देता है और सरकार से कहता है कि आप उचित कार्रवाई करें, लेकिन सरकार उसे हरी झंडी दिखा देती है कि आप जाइए, अपना कार्यक्रम दिखाइए, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन कोड्स का उल्लंघन ना हो। ये जानते हुए भी कि जो प्रोमो उसने दिखाया है, उस प्रोमो में वो सारी चीज़ें हैं जो कोड्स का उल्लंघन करती हैं। यानी जैसे उसमें जामिया के जिहादी कहा गया है, फिर कहा गया कि अगर ये मुसलमान जो नौकरशाही में बढ़ते गए तो सोचिए क्या होगा, आपके जिलाधिकारी होंगे, मंत्रालयों में सचिव होंगे, आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, मनगढ़ंत चीज़ें, झूठी चीज़ें उसमें उन्होंने कही हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि नौकरशाही में कुल मिलाकर इस साल जो चयन हुआ है वो 5% मुसलमानों का हुआ है। यानी उनकी आबादी देश में करीब 14% है, और केवल 5% उनका प्रतिनिधित्व नौकरशाही में होगा। इसी तरह से पिछले साल 4% के आसपास था, और अमूमन यही हिसाब रहा है। सच्चर कमेटी ने बताया था कि करीब 2.5-3% ही पूरी ब्यूरोक्रेसी में माइनॉरिटीज़ से, ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय से लोग हैं। तो इस संख्या को बढ़ा चढ़ाकर आतंक क्रिएट करना, इस्लामोफोबिया क्रिएट करना, और उसके आधार पर घृणा का फैलाना, नफ़रत फैलाना, आशंकाओं के बीज बोना, ये सुरेश के चौहान अपने प्रोग्राम के ज़रिए करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी उनको दे दी। ऐसा नहीं है कि पहली बार वो ये कर रहे हों। उनका चैनल तो जाना ही इसी बात के लिए जाता है कि वो हिंदुत्ववादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। उनका चैनल हिंदुत्ववाद के आधार पर चलता है। संघ परिवार से उनके रिश्ते हैं, मोदी, शाह, भागवत से उनके करीबी रिश्ते हैं, और हमेशा उनका चैनल यही नफ़रत और हिंसा की बात करता है। और कई बार उसकी खबरों को आल्ट न्यूज़ ने पकड़ा है कि कैसे उन्होंने खबरों को तोड़ा मरोड़ा है, कैसे फेक न्यूज़ दी है, कैसे झूठी खबरें उन्होंने प्रसारित की हैं। इसके बावजूद वो चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लाइसेंस अभी तक रद्द नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ है कि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो चाहती है कि इसी तरह का कंटेंट सारे चैनलों में आए। उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये उसके एजेंडे के अनुरूप है। इसीलिए न तो अर्नब गोस्वामी पर कोई कार्रवाई होती है, न उनके चैनलों पर कार्रवाई होती है, न दूसरे चैनल जो इस तरह की सामग्रियाँ दिखाते हैं उन पर कार्रवाई होती है। बल्कि उन चैनलों पर ज़रूर कार्रवाई हो जाती है जो इन सब से बचते हैं, उनको किसी बहाने से डराया धमकाया जाता है। तो ये हमारी सरकार का रवैया है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और दुखद बात यह है कि हमारी न्यायपालिका भी इस मामले में बहुत ज़्यादा न तो सक्रिय है और न ही जिम्मेदारी भरा रुख दिखा रही है। ऐसे में सुरेश के चौहान और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग फलते फूलते रहेंगे मीडिया में, और उनकी पकड़ और पैठ मजबूत होगी। वो दर्शकों के बीच ज़्यादा पॉपुलर होंगे अपने इसी तरह के भड़काऊ कंटेंट के ज़रिए, और जाहिर है कि ये जहर उनकी मानसिकता में घुलता जाएगा दर्शकों की, और उसका नतीजा हम जानते हैं। रेडियो रवांडा का नाम अगर आपने सुना हो तो वो यही करता था, और उसके बाद रवांडा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। तो क्या ये इस तरह के लोग और इस तरह के कार्यक्रम हमारे हिंदुस्तान में भी उसी तरह की परिस्थितियां निर्मित नहीं कर रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में हमको इस तरह के बड़े नरसंहारों का रूप देखने को मिल सकता है? ये बहुत ही भयावह तस्वीर है, और इससे हमें डरना चाहिए। सरकार को भी समझना चाहिए कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वो
एक भयानक दौर में हिंदुस्तान को ले जाएगी, एक गृह युद्ध की स्थितियां निर्मित कर सकती। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप मित्रों में से जिन्होंने अभी तक डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले शनिवार को हफ्ते भर की खास मीडिया खबरों पर आपके साथ बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।